नेपाल सरकार के द्वारा सोशल मीडिया को बैन कर देना, नेपाली युवाओं का करप्शन के खिलाफ सड़क पर उतर आना या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का नेपाल की राजनीति में इंटरफेयर होना, यही कारण बताए जा रहे हैं नेपाल के तख्ता पलट के। एक थ्योरी ये भी कहती है कि नेपाल को बनना था हिंदू राष्ट्र, इसलिए वहाँ की जनता ने कर दी इस प्रकार की क्रांति। एक थ्योरी ये भी कहती है कि वहाँ की जनता अब उनको और बर्दाश्त नहीं कर रही है, जो ब्राह्मण हैं और ऊंचे पदों पर बैठे हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए यह क्रांति हुई है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ दलितों का शोषण ना हो रहा हो, शायद इसीलिए नेपाल में एक क्रांति हुई हो, तख्ता पलट हो गया है। लेकिन खून से लथपथ यह जूता आज नेपाल की जेनजी क्रांति का प्रतीक बन गया है। समय रहते अगर यह जूता नेपाल के भ्रष्ट नेताओं की चांद पर होता तो आज इस जूते के ऊपर खून नहीं होता। इसके ऊपर खून है, इसका प्रमुख कारण है नेपाल में होने वाली यह हिंसक क्रांति। पर हिंसक क्रांति के पीछे का क्या कारण है? क्या वहां की भ्रष्ट सरकार जिम्मेदार है, या अंधभक्त जनता, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जानबूझकर नेपाल में अशांति लाना चाहती हैं जिससे भारत में अशांति आ जाए? इस पर हम गहन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस जूते का मैसेज पूरी दुनिया के उन नेताओं को जाना चाहिए जो अपने देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। यह जूता क्या संदेश दे रहा है उन नेताओं को जो तानाशाही के रूप में देश को चलाना चाहते हैं? और इस जूते का मैसेज बहुत स्पष्ट है कि किसी देश का कोई नेता अगर सत्ता की सनक में उस देश की युवा शक्ति को नजरअंदाज और परेशान कर रहा है तो संभवतः उस देश के हालत श्रीलंका और बांग्लादेश या फिर नेपाल जैसे हो सकते हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाना है एआई का और जवानी है जेनजीज की। और नेपाल के जेनजीज ने यह बताया कि असली जेनजी वो है जो अपने देश के लिए सीने पर गोली खाए। जेनजीज वो नहीं है जो गालियां सिखाए। जेनजीज वो नहीं जो अपनी मम्मी के साथ सोने की इच्छा रखे। जेनजीज वो नहीं है जो सपोले हों। ये जेनजीज नहीं है, ये हैं ज़ॉम्बीज जो एक वायरस फैला रहे हैं पूरे भारत में गालियों का। उसका परिणाम ये है कि माननीय प्रधानमंत्री की मां को भी सरेआम गालियां दी जा रही हैं। किसकी वजह से? इन्हीं ज़ॉम्बीज और जेनजीज की वजह से। इन लोगों को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो निश्चित रूप से देश का क्या होगा? तुम क्या बनोगे? देशभक्त नहीं, तुम अंधभक्त बनोगे। और अभी भी अगर अंधभक्त बनने का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतर रहा है तो फिर तुम्हें नेपाल के अंधभक्तों की ये बात जरूर सुननी चाहिए। बोलो बे। हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। और इन नेपाली अंधभक्तों के मैसेज के बाद भी अगर तुम्हारी अंधभक्ति की पट्टी नहीं उतर रही है, फिर आप दुनिया के किसी भी देश के अंधभक्त हो, मैं चाहता हूं मेरे कहने पर एक बार अंधभक्ति की पट्टी उतार कर ये जलती हुई संपत्तियों को देखो। धूं धूं कर ये संपत्तियां जल रही ना, ये नेपाल की हैं। क्यों जल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर भी पहले अंधभक्त थे। इतने अंधभक्त थे कि शासन पर, प्रशासन पर पूरी तरह भरोसा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि यहाँ शासन प्रशासन सब हमारे लिए अच्छा कर रहा है, धर्म और जाति के नारे दे रहे हैं और हम उसमें खुश थे। और जब इन्होंने अंधभक्ति की पट्टी खोली तब तक इनकी पूरी संपत्तियां जल के राख हो गईं। नेपाल की जनता को क्या मिला? हाथ में राख। और जो शासक झूठ बोलकर शासन कर रहे थे उनका क्या हुआ? वही जो हर बार की तरह होता है और होगा भी। झोला उठाया और हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल गए, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अभी नेपाल में हो रहा है। भविष्य में किसी भी देश में ऐसा हो सकता है, पर इस प्रकार की क्रांति केवल उन्हीं देशों में संभव है जिन देशों में देशभक्त ज्यादा हैं। अगर किसी देश में अंधभक्त ऊपर से बेरोजगार हैं तो उस देश में कभी कोई क्रांति नहीं हो सकती। भारत एक देशभक्तों का देश है, यहाँ अंधभक्त नहीं मिलते हैं। फिर भी अगर भारत में कहीं थोड़े बहुत अंधभक्त और बेरोजगार हैं तो अंधभक्ति का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, बेरोजगारी का मेरे पास इलाज है। क्योंकि मैं मानता हूं कि बेरोजगारी केवल स्किल से ही मिटाई जा सकती है और आज इस एआई के ज़माने में स्किल की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ वही देश आगे आ सकता है जो बदलते एआई ट्रेंड्स को समझे या उसको अपना ले। एआई ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। गवर्नमेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स सब के सब कंफ्यूज हैं कि शुरू कहाँ से करें। यदि आप भी कंफ्यूज हैं तो आप ये कंफ्यूजन इस वीकेंड को दूर कर सकते हैं बाय अटेंडिंग ऑन एक्सक्लूसिव 2 days लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो इस वीकेंड को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होने वाला है। यह नॉर्मली तो 10,000 रुपए का होता है, लेकिन हमारे पार्टनर्स आउट स्किल ने इसको आपको फ्री में देने का निश्चय किया है। आउट स्किल दुनिया का पहला एआई फोकस प्लेटफॉर्म है जिसे एआई फाउंडर और इन्वेस्टर तक बैक कर रहे हैं। इन 16 घंटे में आप सीखेंगे एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल्स वीडियोस और इमेज बनाना, एआई एजेंट डेवलप करना और खुद का एआई क्लोन बनाना। 40 से ज्यादा कंट्रीज के 1 लाख प्रोफेशनल्स ये प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, टेक, पॉलिसी, बिजनेस, ये प्रोग्राम्स आपके लिए हैं। सीट लिमिटेड हैं। अगर आप अपने करियर को एआई प्रूव करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आज ही साइन अप करिए।
आइए अब वीडियो पे मुद्दे वापस आते हैं और हमारा आज का वीडियो इन 4 प्रश्नों पर टिका हुआ है। बस इन्हीं के जवाब हमें ढूंढने हैं। जैसे नेपाल में है क्यों हुआ, भारत के नेताओं को अभी इस समय क्या करना चाहिए, किसने करवाया होगा, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस प्रकार का तख्तापलट भारत में भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि भारत में आखिरकार तख्तापलट क्यों हुआ। इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सरकार का ये मानना था कि हमने सोशल मीडिया बैन कर दिया तो जैन जी सड़कों पर आ गए, आंदोलन हो गया और तख्तापलट हो गया। लेकिन युवाओं का ये मानना है कि करप्शन था इसीलिए सड़कों पर आए हैं और इतना तीव्र आंदोलन हुआ कि तख्तापलट हो गया। ये 2 थ्योरी तो न्यूज़ में चल रही हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में, लेकिन भारत के अखबारों में कुछ और ही चल रहा है। दैनिक जागरण ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे इसीलिए तख्तापलट हुआ। इनको हम बाद में जुटियाएंगे। मुद्दे की बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि मुद्दे की बात आखिरकार है क्या। नेपाल में बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक तरफ नेपाल के कई लोगों को जहां आपदाएं आई हुई हैं, खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, वहीं सरकारों में बैठे मंत्रियों, नेताओं के लड़कों को विदेश जाने का मौका मिल रहा है, अच्छे 5 स्टार होटल में ठहरने का मौका मिल रहा है और बड़े बड़े ब्रांड पहनने का मौका मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनेताओं के लड़के हैं। इसीलिए नेपाल की जनता ने यह विरोध किया कि यह नेपो किड्स हैं, ये नेपो बेबीज हैं, इनको ये सुविधाएं क्यों? क्योंकि हमने तुमको चुनकर भेजा इसीलिए कि तुम देश का भला कर पाओ, लेकिन तुम अपना और अपने बच्चों का भला कर रहे हो। नेपाल में जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के नाम हैं। तो इस असमानता के चक्कर वहां की जनता में असंतोष था और वह असंतोष सड़क पर उतरा, यह कहते हुए कि हमारे देश में करप्शन हो रहा है और इस करप्शन की आवाज़ उठाने के लिए रैलियां की जाती हैं। पर इस डिजिटल दौर में अगर तुमको आवाज़ उठानी तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर जाकर इस आवाज़ को उठा दो। और वैसा ही नेपाल के युवाओं ने किया होगा। लेकिन सरकार क्या चाहेगी कि उनके करप्शन या उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर उठाया जाए? नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि इस सोशल मीडिया को बैन करने का निर्णय ले लिया। अब अगर बैन किया जाएगा, युवाओं की आवाज़ को दबाया जाएगा, परिणाम क्या होगा? आंदोलन होगा। और बैन इस स्तर पर किया जा रहा है कि उन्होंने लगा कि 2-4 लोगों को अगर मार दिया जाएगा तो शायद यह भीड़ भाग जाएगी। तो इसकी सरकार ने ऑर्डर दे दिया शूट एंड साइट का। लगभग 19 से 20 युवा मारे गए और ऐसे युवा जो यूनिफॉर्म में आए थे, स्कूल छात्र युवा थे। लेकिन सरकार तो सरकार है। सरकार ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया उस मीडिया के सहारे कि यह जो युवा आए थे ये जेनजीज हैं, सोशल मीडिया बैन किया तो रील स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे इसलिए घबरा रहे हैं, इसलिए सड़कों पर आकर यह आंदोलन हो रहा था। लेकिन बाद में क्या मालूम चला कि यह आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं था, बल्कि करप्शन के खिलाफ था। और इस करप्शन की आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाई थी, तुमने बैन कर दिया, इसीलिए हम लोगों ने यह आंदोलन किया और उस आंदोलन में छात्रों को शूट एंड साइट के द्वारा मरवा दिया गया। तो आंदोलन तीव्र होना ही था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए, इनका सीधा संबंध अमेरिका से है और इस सरकार ने हवाला ये देते हुए कहा है कि कुछ प्राइवेसी हैं उनका हमने अनुसरण किया है, हमने वही नॉर्म्स लागू किए हैं जो अन्य देशों में लागू हैं। अचानक से क्यों किए हैं यह भी पूछा गया, जवाब नहीं दे पाए। इसके चक्कर में निश्चित तौर पर वह देश नाराज हो सकता है जिस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये हुआ होगा कि इनके जो सीईओज हैं गए होंगे मालिक के पास कि भाई उनने हमारे अकाउंट को सीज कर दिया है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेइज्जती भी हो रही है, हमारा रेवेन्यू भी कम हो रहा है। तो इसने पूछा होगा कि किसने बंद किया है, तो जवाब आया कि इस देश ने बंद किया जिसका नाम नेपाल है। देखा उसने कि इसका तो चाइना के साथ दोस्ती है, ये कम्युनिस्ट है क्या? अब अमेरिका और चाइना का 36 का आंकड़ा है और नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ है। अब अगर इसका तख्ता पलट कर दिया जाए तो नुकसान किसका होगा? चाइना को। और चाइना को अगर नुकसान हुआ तो फायदा किसका होगा? अमेरिका का। अब इसके बगल में भारत है। अब भारत में 3 कंडीशंस हैं। पहला, भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े से कड़वे हो गए थे। दूसरा, भारत के बिहार में चुनाव चल रहे हैं। तीसरा, अब अमेरिका का प्यार भारत के लिए फिर जागा है। डोनाल्ड ट्रंप को रात को यादें आ रही हैं हमारे मोदी जी की, सिसकियाँ भर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं आधी रात को। तो शायद मोदी जी को खुश करने के लिए यह एक चाल चली गई हो कि क्यों ना यहाँ पर तख्ता पलट करा दिया जाए। अब ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के साथ खेला हुआ है। वहाँ की जनता सड़क पर उतरी जरूर थी भ्रष्टाचार के विरोध में, और जनता उतर भी सकती है और अन्य देशों में उतरती भी है। आंदोलन भी किया, जनता करती भी है, पर जनता तख्ता पलट नहीं कर सकती। जनता संसद नहीं जला सकती, राष्ट्रपति भवन नहीं जला सकती। इसको करने के लिए कुछ विशेष लोगों की आवश्यकता होगी, उनको जो पहले काम कर चुके हैं, शायद श्रीलंका में या बांग्लादेश में। ये कौन है लोग? इनको लाता कौन है? इनको वो लोग लाते हैं जो देश चलाते हैं। आजकल छोटे मोटे देशों को एजेंसियां चला रही हैं, जिसमें ISI जो पाकिस्तान की है, CIA जो अमेरिका की है। CIA का इतिहास बहुत पुराना रहा है। CIA का इतिहास नेपाल में इंटरफेयर करने का पुराना रहा है। जब रशिया ने इन्वेस्ट किया था तब CIA ने
राजदरबार हत्याकांड करवाया था। तो जब CIA का इतिहास पुराना है, तो क्या ये CIA इसके कहने पर नेपाल में इस प्रकार की अस्थिरता नहीं ला सकता? अब इस नेपाल की अस्थिरता से अगर आप एंगल देखते हो, भारत और अमेरिका के संबंध अगर मीठे हो रहे हैं, तो नेपाल की दृष्टि से भारत को ये फ़ायदा है। और अगर कड़वे हो रहे हैं और फिर कोई ऐसी सरकार आती है जो प्री या प्रो चाइनीज़ है, तो भारत को नुकसान होगा। तो भारत को फ़ायदा होगा अगर नया PM हमारी तरफ झुकाव रखता है, साम्यवादी नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर वो उधर की तरफ झुकाव रखेगा। लेकिन वहाँ की जनता क्या चाह रही है? वहाँ की जनता कह रही है कि हमने आंदोलन इसलिए भी किया है क्योंकि हम चाहते हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो संप्रभु हो, ना वो चाइना की कठपुतली हो, ना अमेरिका की कठपुतली हो, ना वो भारत की तरफ झुकाव रखे। एक ऐसा नेता चाहते हैं जो स्वयं संप्रभु बनकर हमको भी आत्मनिर्भर बना दे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस पूरे तख्ता पलट में जो यहाँ पर हमारा बफर स्टेट हुआ करता था नेपाल, इसको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होने वाला है, क्योंकि अगर यह संप्रभु हो गया, न्यूट्रल में आ गया, तो निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के बीच में झड़प होना बहुत आम बात होगी। अभी नेपाल के साथ हमारे 21 बॉर्डर खुले हुए हैं, रोटी और बेटी का संबंध है। अगर तुम स्वतंत्रता की तरफ जाओगे तो उन बॉर्डर पर हम फेंसिंग करेंगे और रोटी और बेटी का संबंध खत्म कर देंगे। फिर तुम स्वतंत्र होगे, हमारे लिए बफर स्टेट की तरह काम नहीं कर पाओगे, तो हमारी झड़पें चाइना के साथ भविष्य में, अगर हमारी दोस्ती फिर से टूटती है, जो कि अभी अच्छी दोस्ती हो रही है, लेकिन चाइना के साथ दोस्ती वैसा है जैसे किसी बेवड़े के साथ दोस्ती कर लेना। जैसे उसको नशा आएगा साला, फिर वो हमसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, जैसे 1962 में किया था। इसीलिए विदेश नीति में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। इस सड़े हुए संतरे ने ये प्रूव करके बता दिया हमको। तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होंगी, तो चाइना और इंडिया अगर भविष्य में टकराते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की झड़प हुई है, तो दोनों ही अस्थिर होंगे। अगर ये दोनों अस्थिर हुए तो हिंद महासागर पर इसका कब्जा होगा। अगर इतनी बड़ी रणनीति देखी जाए तो ये कहा जा सकता है कि करप्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना, ये तो नेपाल की बहुत छोटी सी भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल एक मोहरा बन गया है, दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। मेरे को लगता है ये इसकी रियलिटी है। बाकी जो आंदोलन हुआ है उसमें करप्शन का मुद्दा था, नेपो बेबी, नेपो किड्स का मुद्दा था, और यह मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया गया, उसको बैन किया गया। अब इस सोशल मीडिया को बैन करने के पीछे अमेरिका कितना नाराज हुआ और अमेरिका कितना इन्वॉल्व था, चाइना कितना इन्वॉल्व था, वो समय ही बताएगा। फिलहाल प्रारंभिक स्थिति में ये कहा जा सकता है कि वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर कि तख्ता पलट होने के बाद भारत के नेताओं को इस समय क्या करना चाहिए। यहाँ नेता कहने का मतलब है विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता और मीडिया। मीडिया भी नेता ही है, राजनीति ही तो करते हैं वो लोग भी देश में। अब विपक्ष क्या करता है, पब्लिक में आके बोल रहे हैं जैसा नेपाल में हुआ वैसा भारत में हो जाएगा। सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, पब्लिक में आके बोल रहा है नहीं नहीं जैसा नेपाल में हुआ भारत में नहीं होगा, भारत में देशभक्त हैं। और इनको सपोर्ट करने के लिए दलाल तो बैठे ही हुए हैं। मैं इन लोगों से सबसे कहना चाह रहा हूं, आप जनता को मत बताओ कि होगा कि नहीं होगा, आप लोग अपने नेताओं को बताओ कि नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। पहला कारण वहां नेपो किड्स थे। तो सभी लोग, जितनी भी पार्टियां मुझे सुन रही हैं, आपस में बैठ के डिस्कस करो कि भारत में जितने भी नेपो किड्स हैं उनको तुरंत विदेशों से बुलाया जाए, जिन जिन पदों से उनसे उतारा जाए और उनको आम जिंदगी जियाया जाए। नहीं तो ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी। तुम हमें मत बताओ आकर जनता को कि नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं हो जाएगा। पहले अपने बच्चों को पदों से उतारो, तब आके हमें ज्ञान देना। अगर नहीं कर रहे हो तो ये बकवाल की बात मत करो। और समझना है तो अपने नेताओं को समझाओ, विपक्ष का नेता हो या पार्टी का नेता हो, कि वहां इसलिए तख्ता पलट हुआ है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर हो चुका था। तो नेताओं को बात बोलो कि भ्रष्टाचारियों के साथ गलवैया मत करो। जिनको तुमने भ्रष्टाचारी बोला है उनके साथ तुम पार्टी में उन्हें उप CM बनाकर बैठे हुए हो, तो शर्म आनी चाहिए। तुम जनता को बता रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। व्यापम घोटाले का क्या हो गया है, पुल गिर रहे हैं, रोड गिर रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, स्कूल गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। और तुम जनता से आके बोल रहे हो, विपक्ष वाला बोलेगा हो सकता है, पक्ष वाला बोलेगा नहीं हो सकता है। अरे तुम लोग आपस में बैठकर इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हो कि सच में भ्रष्टाचार है। जब विपक्ष सत्ता में होती है तो विपक्ष में जो बैठे होते हैं वो बोलते हैं भ्रष्टाचार है, जब विपक्ष वाले सत्ता में आते हैं तो वो विपक्ष में बैठ बोलते हैं भ्रष्टाचार है। सजा किसी को होती नहीं है। जितने नेता हैं, कोई चारा घोटाला, कोई बोफोर्स घोटाला, कोई फलाना घोटाला, कोई ठिकाना घोटाला, साले CM बने घूम रहे हैं। और तुम हमें सिखा रहे हो कि नहीं नेपाल में जैसा हुआ नहीं होगा, कुछ बोल रहे हैं हो जाएगा। अरे जनता से मत बात करो, तुम आपस में पहले डिसाइड कर लो कि जो नेपाल के हालात हैं क्या वो भारत में हालात हैं। जवाब है हाँ है, तो जनता को मत समझाओ। और अगर हालात नहीं है तो जनता को मत समझाओ। जनता बहुत समझदार है वैसे भी। एक तरफ बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बोलते हो कि वहां पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर महिलाओं को सम्मान नहीं हो रहा था इसलिए सत्ता पलट गई। तो भारत में कौन सा हो रहा है, जिन्होंने बलात्कार किया है उनका खुद प्रचार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जो कांग्रेस के या बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता हो, स्पोक पर्सन हो, अपने नेताओं को जाकर समझाओ कि तुम गलत कर रहे हो, नहीं तो नेपाल जैसे हालत हो सकते हैं। जो बलात्कारी है इस हरामखोर को बार बार पैरोल दी जा रही है, और वो मनीषा बेवानी हत्याकांड हुआ है ये पैरोल पर ही था, मुझे तो इसी पे शक है। लेकिन इसका कुछ होगा नहीं,
मैंने कहा ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। वो तुम जनता को आके बता रहे हो कि ये सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अबे पहले तुम आपस में डिस्कस कर लो ना। देश की लुल्ली बजा के रखी तुम लोगों ने, और फिर आकर बोलते हो कि नहीं देश में ऐसा होगा कि नहीं होगा। जो बच्चे अपने अधिकारों की मांग करें उनके ऊपर FIR कर दो, जो साले देशद्रोही के साथ बैठे हैं वो उनको खुलेआम घूमने दो। अरे मैं कहता हूं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जिन्होंने हमारे माँ बहनों का सिंदूर जाड़ दिया, हरामखोरों के साथ हम क्यों बैठ रहे हैं। पर यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि देश की क्या स्थिति है तो मैं इस व्यक्ति का समर्थन करूंगा, लेकिन भाई की ये वाली बात इन लोगों को समझ में कहाँ आ रही है। पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, सब अपना अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पक्ष का कोई भी नेता या प्रवक्ता आता है, उसका एक ही काम है कि सरकार के काम की बुराइयां करना। अरे भाई कभी तो सरकार अच्छा काम करेगी, कभी तो तारीफ करना सीखो। ऐसे पक्ष का कोई नेता या प्रवक्ता आएगा, उसका एक ही काम है कि सरकार की हमेशा तारीफ करना। अरे सरकार जहां जहां असफल रही है उसके बारे में खुलकर बोलो ना। जब नहीं बोलोगे तो ऐसा लगता है कि देश तुम्हारे लिए पहले ही बात नहीं है। सरकार ने तुमको कुछ प्रलोभन दे दिया कि तुम्हें ये पद मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, AC के रूम में बैठो, बस बक 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 कर दो आकर, देश की लुल्ली बजे तो बज जाए। और घंटा बजाने में लोग पीछे है नहीं, 2 हड्डी फेंको, ये तो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो समझने की जरूरत है। इन प्रवक्ताओं से, नेताओं से, मीडियाओं से बस इतना कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता को मत समझाओ, अपने अपने नेताओं को जाकर समझाओ और उन चीजों को ठीक करने का प्रयास करो जिनकी वजह से नेपाल में हालत हुई है। देश की जनता को संबोधित करने से वो हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा, नेपाल में हालत क्यों हुए, हमारा ये तीसरा प्रश्न है कि किसने करवाया, कैसे हुआ, वो समझ में आ गया। किसने करवाया, सीधी सी बात है, एजेंसियों ने करवाया। चौथा प्रश्न ये है कि क्या भारत में भी तख्तापलट हो सकता है। बात को समझना, भारत एक ऐसा संप्रभु देश है, यहाँ नेता पलट सकते हैं, तख्ता नहीं पलटते। भले ही एक बार हमारे यहाँ इमरजेंसी लग गई हो, लेकिन ये उम्मीद करना किसी दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा कि भारत में तख्ता पलट हो सकता है। नज़र तो सबकी है भारत के ऊपर। अमेरिका भी चाहता है कि भारत अस्थिर हो जाए, चाइना भी चाहता है भारत अस्थिर हो जाए। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। भारत भविष्य का विश्व गुरु सच में बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सर्विस को लेकर, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास जो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रही है, डेमोग्राफी डिविडेंड हमारा बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर भारत के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही शानदार हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को आगे जाने से रोकने के लिए कोई भी काम कराया जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी की अगर तरक्की को रोकना है तो उसके पड़ोसी में आग लगा दो। तो पड़ोसी के घर में अगर आग लग जाएगी तुम्हारी तरक्की वैसी रुक जाएगी। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो भारत के पास श्रीलंका है, वो अव्यवस्थित हो गया, बांग्लादेश है, वो अव्यवस्थित हो गया, नेपाल है, वो अव्यवस्थित हो गया, पाकिस्तान हमसे आके झड़प कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम एक साजिश का शिकार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्त बनने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा भूंक रहे हैं। अब इसमें गलती किसकी है जो छुरा भूंक रहा है? क्या सरकारें समझ नहीं पा रही हैं या सरकारों का कोई लालच है? तो सरकारों का अगर लालच ना हो, नेताओं का अगर लालच ना हो, तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि भारत के पीठ में आके छुरा भोंक दे। भारत के पीठ में छुरा भोंकने का मतलब यह है कि नेता की असफलता है, भारत की नहीं। और अगर कोई नेता की असफलता है तो उस नेता को बदला जाना चाहिए। तख्ता पलट का यहाँ कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। और भारत की जनता उतनी समझदार है, भारत की जनता उतनी देश प्रेमी है। कुछ अंधभक्तों से भारत की देशभक्ति खत्म नहीं हो जाती है, और वो अंधभक्त भुगत रहे हैं बेरोजगारी के रूप में। उनका जीवन कष्ट से गुजर ही रहा है। कच्छों में इतने बड़े बड़े छेद हैं, लेकिन फिर भी अंधभक्ति नहीं खत्म हो रही है। अगर प्यार करना है तो देश से प्यार करो, प्यार करना है तिरंगे से प्यार करो, प्यार करना है संविधान से प्यार करो, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से प्यार करो। क्या 2 कौड़ी के नेताओं और 2 कौड़ी की पार्टियों से प्यार कर रहे हो? जो नेता अपनी पार्टी के नहीं हो पाए वो देश के क्या होंगे? इसीलिए इस भ्रम से बाहर आओ। दुनिया को पूरा स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं कि किसी को लग रहा है कि भारत देश में इस प्रकार की अशांति और अव्यवस्था कर लोगे तो भाई साहब, ये है भारत देश का जूता उल्टा डला है, तुम्हारे बाप में ताकत तो सीधी कर लो आगे। भारत संप्रभु था, संप्रभु है और संप्रभु रहेगा। अगर लड़ाइयाँ हैं तो हम भारत की आपस में आंतरिक लड़ाइयाँ हैं। कोई बाहर से आकर 2 कौड़ी का आदमी हमारे यहाँ तख्ता पलट करने का प्रयास करेगा, हम इतने मूर्ख नहीं हैं और ना ही बन सकते हैं। समर्थन में हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। टांग तो खींचेंगे राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन बात जब राष्ट्रीय एकता की आ जाए तो फिर पार्टियां साइड में रखो, देश पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।